हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लास 8, ठीक है। और उसमें अपन पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 10 किशोरावस्था की ओर, ठीक है। तो इसमें अपन ने कर लिया था कि अपन पढ़ रहे थे कि नर जनन हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन बोल रहे थे अपन, ठीक है। नर जनन हार्मोन कौन सा था, टेस्टोस्टेरोन। और मादा जनन हार्मोन कौन सा था, उसको अपन बोल रहे थे क्या, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये दो चीजें तुमने पढ़ी थी। इनको नियंत्रित कौन करता है, इनको नियंत्रित करता है बेटा पीयूष ग्रंथि। कौन करती है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है, ठीक है। या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। अब देखो, जो नर और मादा है उनमें ये दोनों हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन ही जो है गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी परिवर्तन आते हैं, उनके लिए जो है जिम्मेदार कौन होते हैं बेटा, ये दोनों ही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। और हार्मोन हमेशा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि हमेशा हार्मोन बनाएगी और बहिस्रावी ग्रंथि हमेशा क्या बनाती है, एंजाइम या फिर कोई लिक्विड तरल पदार्थ बनाती है। तो ये आपको याद रखना है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या क्या होती है। देखो, जनन में हार्मोन की भूमिका क्या क्या है वो पढ़िए आज अपन, कि जनन कार्य में जो है हार्मोन की भूमिका किस तरीके से होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उनमें कोई नलिका नहीं होती है, वो डायरेक्ट अपना जो है स्राव का मतलब है जो हार्मोन है उसको रुधिर में डायरेक्ट छोड़ देती है, और रुधिर ले जाके जिस स्थान पे उसको पहुंचाना होता है हार्मोन को, वहां ले जाके रुधिर जो है उसको पहुंचाता है। जो लक्ष्य स्थान होता है उसका लक्ष्य होता है, वहां तक उस हार्मोन को पहुंचाया जाता है रुधिर के द्वारा। रुधिर मतलब रक्त, ठीक है। लक्ष्य स्थल हार्मोन से के प्रति अनुक्रिया करता है। मतलब हार्मोन जो है उसके प्रति अनुक्रिया कौन करता है, लक्ष्य स्थल। जहाँ पे जो है जिस स्थान पे उस हार्मोन को ले जाया जा रहा है, जरूरत है, वहां पे पहुंच जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जिनमें से वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है। वृषण और अंडाशय अपन ने पढ़ लिया कि वृषण जो है बेटा ये क्या करते हैं, वृषण तो क्या करेंगे, कौन सा हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जिसको नर जनन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नर जनन हार्मोन। अंडाशय जो है, अंडाशय ये क्या है बेटा, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन। कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, जो कि मादा जनन हार्मोन है। ये मादा जनन हार्मोन बेटा, ये मादा जनन हार्मोन है, और ये नर जनन हार्मोन, ठीक है। गौण लैंगिक लक्षण वगैरह के लिए जो है यही जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद में दे देते हैं कि पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। मतलब पीयूष ग्रंथि जो है हार्मोन बनाती है बहुत सारे। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती है, जो बहुत सारे हार्मोन बनाती है बेटा, जो क्या करते हैं, वो हार्मोन अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उनमें से एक हार्मोन जो है अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु को परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। तो उनमें से एक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि अंडाशय को वृषण को नियंत्रित करता है कि परिपक्व जो वृषण तो क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाएंगे, और अंडाशय क्या बनाते हैं, अंडाणु। तो उनको परिपक्व होने के लिए भी जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। अब क्या देखो, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों, एक टेबल दे रखी है, एक चार्ट सा बना रखा है, उसको देखना एक बार। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, हार्मोन जननांगों को एस्ट्रोजन सॉरी टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन है, वह एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन जो कि मादा हार्मोन है, स्रावित करने के लिए नियंत्रित करता है। प्रेरित करता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों हार्मोन जो हैं रुधिर में प्रवाहित किए जाते हैं और ये विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक पहुंचते हैं। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों का उद्दीपन करते हैं। मतलब ये इसके बाद में क्या होता है कि ये हार्मोन रक्त द्वारा जो है कहाँ पहुंचते हैं, रक्त द्वारा लक्ष्य स्थान तक, यानी जहां जाना होता है लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि ये जो यौवनारंभ है उसके लिए जो परिवर्तन है, परिवर्तनों को उद्दीपन, परिवर्तनों किसमें, यौवनारंभ में परिवर्तनों का उद्दीपन। ठीक है, ये इस तरीके से प्रक्रम होता है। मतलब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि जो है हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन जो है अंडाशय और वृषण द्वारा जो हार्मोन बनते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये जब हार्मोन बनते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये रक्त द्वारा जो है लक्ष्य हार्मोन तक पहुंचते हैं, लक्ष्य स्थान तक पहुंचते हैं और फिर जो परिवर्तन आने हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका कार्य होता है। अब देखो मानव में जनन काल की अवधि, मानव में जनन काल की अवधि देखो मानव में, किशोरों में जो है वृषण और अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं तो जनन के योग्य हो जाते हैं। मतलब नर जो है शुक्राणु बनाने लगता है और मादा जो है अंडाणु बनाने लगती है, तो वो दोनों क्या होते हैं जनन के लिए क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। मतलब नर में जो है युग्मक निर्माण यानी शुक्राणु जो है लंबी अवधि तक रहते हैं, यानी ज्यादा उम्र तक रहते हैं। ठीक है, बजाय कि स्त्रियों में जो है ये अंडाणु जो परिपक्व है या जो ये बनना जो है ये कम उम्र तक रहता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि ये लगभग जो है ये इसमें शुरू होता है, इसमें यौवनारंभ यानी 10 से 12 साल की उम्र में स्त्रियों में, अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जो है, स्त्रियों में ये जनन काल जो है ये कब से कब तक होता है, 10 से 12 वर्ष की उम्र से, 10 से 12 वर्ष की उम्र से 45 से 50 वर्ष, 45 से 50। ठीक है, 45 से 50 ये उम्र जो है इसकी होती है। ठीक है, यानी अंडाणु निर्माण जो है 10 से, स्त्रियों में 10 से 12 साल से लेकर 45 से 50 साल तक होता है। ये अलग अलग मतलब कईयों में ज़्यादा हो जाता है, कभी 1-2 साल का अंतर आ जाता है, बल्कि अपन जब औसतन मानते हैं या फिर अपन बोलते हैं कि हाँ 45 या 50 साल तक जो है अंडाणु बनना बंद जो हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो अंडाशयों में अंडाणु बनते हैं ये बेटा लगभग 28 या 30 दिन के अंतराल में बनते हैं। यानी 28 से 30 दिन के अंतराल में एक अंडाशय जो है एक परिपक्व अंडे को जो है बाहर बाहर निकालता है। यानी एक अंडाशय एक ही जो है दोनों में से कोई सा एक अंडाशय एक अंडाणु जो है उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, और वो परिपक्व होगा, वो परिपक्व अंडा जो है उससे आके शुक्राणु जो है संयोग करेगा, मिलेगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, अपन ये पहले भी पढ़ा था, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन होता है। तो ये मादा में, स्त्रियों में आपको याद होता है 10 से 12 से लेकर 45 से 50 उम्र की जो ये अवधि है ये जनन काल होता है। मतलब इस उम्र में ही जो है स्त्रियां क्या कर पाती हैं, अंडाणु का निर्माण कर पाती हैं। अगर जेंट्स की बात करें तो जेंट्स में ये क्या होता है, ज्यादा उम्र के लिए होता है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, इस 28 से 30 दिन के अंतराल में बनते हैं। एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु जो है बाहर निकलता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज
को ग्रहण कर सके, ठीक है। यानी अंडाशय जो है, गर्भाशय की दीवार जो है वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है इस स्थिति में जब ये अंडाणु बाहर आता है। क्यों? क्योंकि जब निषेचित अंडा होगा, मतलब शुक्राणु जब अंडाणु से मिल जाएगा तो उससे जो युग्मनज बनेगा, युग्मनज बोलते हैं उसको, उस युग्मनज को जो है गर्भाशय में स्थापित होना होता है। तो उस गर्भाशय उस युग्मनज को स्थापित करने के लिए गर्भाशय की दीवारें क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है कि कोई जो है शुक्राणु जो है अंडाणु से नहीं मिल पाता है और अंडाणु जो है उसका निषेचन नहीं हो पाता। निषेचन समझ गए ना, निषेचन का मतलब हो गया शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, ये निषेचन होता है। जब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएगा तो अंडाणु क्या होगा, वो जो है स्त्रियों में जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब ऐसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहियों सहित निश्चारित होता है। मतलब एक फिक्स अंतराल के बाद में क्या होता है कि वो अंडाणु जब निषेचित नहीं होता है तो वो प्लस जो गर्भाशय की मोटी दीवार थी वो रक्त वाहिनियाँ, मतलब रक्त के साथ और रक्त वाहिनियों के साथ क्या होता है कि वो बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं बेटा ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म, ये या रजोधर्म, ठीक है बेटा। ये आप याद रखना, 28 से 30 दिन के अंतराल में लगभग ये जो है हर महीने होता है, जब तक कि अंडाणु जो है वो निषेचित नहीं होता है। तो हर महीने अंडाणु बनेगा, नया अंडाणु बनेगा, और वो अंडाणु जैसे ही बनेगा गर्भाशय की दीवार मोटी होगी। गर्भाशय की दीवार मोटी होने से क्या होगा, अगर वो अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, किसी जो है अंडाणु निषेचित नहीं होगा तो क्या होगा कि वो बाहर निकलेगा रक्त वाहिनियों के साथ में। इसको ऊपर इस प्रक्रम को बोलते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म, ठीक है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, मतलब यौवनारंभ जब होने लगता है लड़कियों में तो पहला जो ऋतुस्राव होता है तो उसको बोलते हैं अपन रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन, रजोदर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है कि रजोदर्शन क्या होता है, ठीक है। और ये कब तक होता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र तक होता है, तो इसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी। एक तो ऋतुस्राव और रजोधर्म क्या होता है कि हर महिलाओं में क्या होता है, हर 28 से 30 दिन में जो है अनिषेचित अंडाणु गर्भाशय की मोटी दीवार के साथ रक्त वाहिनियों के साथ में जो है बाहर निकलता है। इसको ऋतुस्राव बोलते हैं। रजोदर्शन, पहली बार जब ये ऋतुस्राव हुआ उसको रजोदर्शन, और अंतिम बार रजोनिवृत्ति, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो ये मतलब लड़कियों में जो है ये बोल रखा है लास्ट में कि प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है, मतलब किसी का 12 साल में 13 साल में 1-2 साल का अंतर आ ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, मतलब ये नियंत्रण भी कौन करता है? हार्मोन करते हैं। और मादा हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, ये आपको याद रख लेना है इसमें। और अगर बोले कि भ्रूण का विकास जो है कहाँ पे होता है महिलाओं में, अगर अंडा निषेचित हो जाता है तो निषेचित अंडा जो है गर्भाशय में आके जो है रोपण होता है, उसका रोपण मतलब स्थापित होता है, और वहाँ पे जो है बच्चे का डेवलपमेंट यानी विकास होता है, ठीक है। संतति का लिंग निर्धारण क्या है ये अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाली क्लास में करेंगे बचाओ। तो संतति का लिंग निर्धारण देखो किस तरीके से होता है। देखो मानव में जो है कोशिकाओं के क्या होते हैं, तो 23 जोड़े जो है क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं इनमें, मानव में। इनमें से जो दो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वो कौन से होते हैं? एक्स वाई, ठीक है। मानव के होता है नर के लिए, और मादा के लिए होता है बेटा एक्स एक्स, ठीक है। देखो मानव की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से एक जोड़ी जो है वो क्या
गुणसूत्र हो गए। जोड़े का मतलब क्या होता है? एक जोड़े का मतलब दो, तो 23 जोड़े का मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में से 2 गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और नर के लिए XY और मादा के लिए XX। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नर गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं XY, ठीक है। और मादा गुणसूत्र होते हैं बेटा क्या? XX, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ जब दोनों अलग अलग गुणसूत्र हैं तो अपन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, और एक ही है तो इनमें से एक ले लेना है, ठीक है, एक ले लेना है इसमें से। अब देखो इसके साथ जब ये XX यानी x के साथ x मिलेगा तो क्या बनेगा? XX, और y के साथ जब x मिलेगा तो क्या होगा? XY, ठीक है। तो जब XX बनता है तो जो बच्चा जन्म होता है वो कैसा होता है? लड़की, ठीक है, ये लड़की होती है, और ये कैसा होगा? लड़का होगा। यानी गुणसूत्रों पे निर्भर करता है कि इस पे नर गुणसूत्र जो होते हैं उनमें x और y होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो है लड़का और लड़की जो है वो उनका लिंग निर्धारण होता है। तो अब अगली क्लास में जो अपन पढ़ेंगे लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो अगले